तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस प्यारे से क्यूट से चैनल जो कि है फील ऑफ फिज़िक्स। तो अभी हम पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और आज है हमारा उसका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो अब तक हमने जो जो पढ़ा है उसका एक रिकैप ले लेते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि मेजरमेंट क्या होती है, फिर हमने पढ़ा यूनिट्स क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा चॉइस ऑफ यूनिट क्या होती है कि हमें कौन सी यूनिट कब लेनी है। फिर हमने दो टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ी, एक थी फंडामेंटल और एक थी डिराइव्ड। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, CGS, FPS और मैट्रिक सिस्टम। फिर हमने SI सिस्टम की भी थोड़ी बात करी थी और फिर उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट्स ऑफ लेंथ कौन कौन सी होती हैं। तो आज इस लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मास। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आई होप पहले की 2 लेक्चर यहाँ पे देख के आए होंगे। अगर वो नहीं देखा तो यूट्यूब पे टाइप करिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 1 बाय फील ऑफ फिज़िक्स और लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आ जाएंगे वो दोनों देख के यहाँ पे आइए और आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने लेक्चर देखा है वो मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज छोटा सा ही लेक्चर होगा, हम सिर्फ यूनिट्स ऑफ मास को ही कवर करेंगे। ठीक है, अब आ गए हमारे टॉपिक पे जो कि है यूनिट्स ऑफ मास। देखो, ऐसा यूनिट ऑफ मास हमने पहले ही पढ़ लिया है, किस में, फंडामेंटल यूनिट्स में, कि मास को हम किस में मेजर करते हैं, इस किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब फिर से वही कल वाला एग्जांपल जो हमने पढ़ा था। कौन सा एलॉय था वो याद है किसी को? हाँ, कौन सा एलॉय था? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, जिसमें 90% प्लेटिनम था और 10% इरिडियम था। ठीक है, तो वैसे ही उसी के टर्म्स में किलोग्राम को भी डिफाइन किया गया। उन्होंने कहा कि एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय है, उसका एक रॉड है। ठीक है, अब वो जो रॉड है ना, सिलेंड्रिकल पीस बोल दो या रॉड बोल दो, क्योंकि रॉड भी सिलेंडर ही होती है। तो वो जो रॉड है ना, उसका मास कितना है, उन्होंने बोल दिया 1 kg। ये उन्होंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एक मास है, सिलेंड्रिकल पीस ऑफ मास है प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का, जिसमें 90% प्लेटिनम है और 10% इरिडियम है। वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने कल भी इसका कहा था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस वाले ये है ना, ये जो सिलेंडर है ना, इसका जो भी मास है ना वो है 1 kg। वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब फिर से वही बात कि प्लेटिनम इरिडियम एलॉय ही क्यों लिया, तो मैंने कल जैसे आयरन रॉड का एग्जांपल लिया था कि उस पर क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मास ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि इसका मास हमेशा 1 kg ही रहे, ना ये बढ़े ना ये घटे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा रिएक्ट ना करे। और ये जो होता है ना, ये होता है नॉन रिएक्टिव, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और अगर ये जल्दी से रिएक्ट करेगा नहीं तो इसका मास भी इतना चेंज नहीं होगा और इसका मास कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसीलिए हम इसी का एलॉय यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो मास ऑफ 1 लीटर, मतलब 1000 ml ऑफ वाटर होता है ना, कितने डिग्री सेल्सियस पे, ये टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 डिग्री सेल्सियस। उसका मास भी कितना होता है, उसका मास भी 1 किलोग्राम होता है। अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस के अलावा कुछ और करेंगे, मान लो हमने 10 डिग्री सेल्सियस कर लिया या 20 डिग्री सेल्सियस कर लिया, या हम 0 डिग्री सेल्सियस पे चले गए, तो वाटर का मास 1 kg से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा। अब ये फ्लक्चुएट क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो इसी में शायद से अब थ्रस्ट वाला चैप्टर है, हम आगे जाके ये टॉपिक आएगा, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, 1 लीटर वाटर का या तो 1000 ml वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे मास कितना होता है, 1 किलोग्राम। ठीक है, ये वाला आ गया समझ में, आगे बढ़ें। चलो, अब आते हैं, जैसे हमने कल लेंथ पढ़ी थी और उसके हमने कुछ और यूनिट्स पढ़े थे, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज वैसे ही हम पढ़ेंगे मास के। अब मास के हमें पता ही है, हम तो मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट उसकी क्या है, हमने पहले लिख दी थी केजी। ठीक है, अब आती है यहाँ पे ग्राम। देखो, केजी का मतलब मैंने पहले ही बताया था ना, केजी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो ये ग्राम आ गया, ये ग्राम आया ना, मतलब ग्राम भी क्या है, एक यूनिट है किसकी, मास की। तो 1 किलोग्राम क्या होता है, 1,000th पार्ट ऑफ अ किलोग्राम। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अभी समझाता हूँ।
ये 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, इतना आता है सभी को। तो मैं 1 ग्राम को कितना बोल सकता हूँ 1/1000 किलोग्राम बोल सकता हूँ ना। मैंने क्या किया, इस ग्राम को वहीं पे रहने दिया, इस किलोग्राम इस 1000 को मैं नीचे लेके आ गया, है ना। ये बोल सकता हूँ मैं कि 1 ग्राम कितना होता है 1/1000 किलोग्राम। मतलब 1 ग्राम कितना हुआ 1000 पार्ट हुआ, 1/1000 हुआ कि नहीं हुआ, 1000 पार्ट ऑफ अ किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब आता है 1 मिलीग्राम, इसको भी समझते हैं। देखो मैंने कल एक और चीज़ बताई थी, देखो 1 मिलीग्राम, देखो क्या हुआ ये देखना अभी। मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ देखो किलो का मतलब होता है 10⁻+3, पर मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। तो उस हिसाब से 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा 10⁻³ ग्राम। ग्राम यहाँ पे भी आया, तो इसका मतलब मिलीग्राम कितना होता है, इट इज़ दी 1000 पार्ट ऑफ अ ग्राम। ठीक है, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको किलोग्राम के टर्म्स में भी बताया है, तो आओ किलोग्राम्स के टर्म्स में बता देते हैं। क्या मैं ग्राम को, ये जो ग्राम लिखा हुआ है ना ये क्या मैं इस ग्राम में ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम की वैल्यू इतनी है ना 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, पुट करूँ तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ ना मैं, क्योंकि 1 ग्राम कितना होता है 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो मैं इस ग्राम की वैल्यू को ये वाली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ इस ग्राम की जगह, बिल्कुल कर सकता हूँ। आइए करते हैं इसको पुट। मैंने लिखा 1 mg इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम, या तो मैं 1/1000 भी लिख सकता हूँ। और ग्राम की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, फिर से ये 1/1000 और क्या पुट कर दूंगा किलोग्राम। एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ, ये 6 लग रहा है। ठीक है, 100 ठीक है, इतना आ गया। तो अब ये देखो नीचे 3 ज़ीरोस, यहाँ पे भी 3 ज़ीरोस, ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितने बन जाएंगे 6 ज़ीरोस। इतना पता है ना सभी को। तो कितना हो जाएगा 1/10⁶ ऑफ किलोग्राम। समझ में आया? तो यहाँ पे भी वही तो चीज़ लिखी हुई है कि 1 मिलीग्राम कितना होता है 1 मिलियंथ। मिलियंथ इसी को बोलते हैं ना, 10⁶ को बोलते हैं मिलियंथ। एक मिलियन किसको बोलते हैं 10 लाख को भी बोलते हैं, या तो 10⁶ को भी, दोनों एक ही चीज़ है। 1 मिलीग्राम इज़ दी 1 मिलियंथ, मतलब 10⁻⁻6 पार्ट ऑफ अ किलोग्राम। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्विंटल, क्विंटल तो बहुत आम सा ही है, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, पता भी होगा कि एक क्विंटल में कितने होते हैं 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, और मैट्रिक टन, ये तो सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने ना सुना हो। एक मैट्रिक टन में कितना होता है, एक मैट्रिक टन में कितना होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है, इट इज़ दी 1000 टाइम्स अ किलोग्राम। आती है चीज़। 1 ग्राम में कितने होते हैं देखो 1 ग्राम में कितने होते हैं 1/1000 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम में कितने होते हैं 1/1 मिलियन किलोग्राम। ठीक है, ये मिलियन होता है। ठीक है, और 1 क्विंटल में कितने होते हैं 100 किलोग्राम, और एक मैट्रिक टन में कितने होते हैं 1000 किलोग्राम। इतना आया। आगे बढ़ें। अब आते हैं नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मास। ये तो हमने मैट्रिक सिस्टम के से ही डिराइव हुई थी, जैसे मैट्रिक सिस्टम हमारा क्या होता था किलोग्राम होता था, तो ये सारी चीज़ें क्या किलोग्राम से ही डिफाइन हुई, ये चारों के चारों हुई ना। अब आते हैं एक और नॉन मैट्रिक सिस्टम। नॉन मैट्रिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स होता है ना, एटॉमिक पार्टिकल्स पता ही होगा, जैसे एक एटम में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो उनका मास मेजर करने के लिए, या एक एटम का ही मास मेजर करने के लिए, कोई एटम हो गया कोई मॉलिक्यूल, इन सब का मास मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, या तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, दोनों एक ही चीज़ है। इसका सिंबल होता है AMU या तो U। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहते हैं कि 1 AMU इज़ दी 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसका मतलब क्या है, देखो हमें ये पता है ना कि जैसे कोई भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनका कुछ मास नंबर होता है, पता है ना हमें। जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मास नंबर की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन का होता है 1, वैसे ही हीलियम का कितना होता है 4 होता है।
ठीक है, ये सब चीज़ें पता है ना, बेसिक चीज़ें। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, 6 होता है, पर इसका मास नंबर कितना होता है, 12 होता है। ये सब चीज़ें पता है, तो वही चीज़ बताई गई है। अभी अगर मैं ये बोल दूँ ना, कार्बन का ही चलो एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि डेफिनेशन उसी से आती है। अगर मैं कार्बन का मास बोलूँ ना, एटॉमिक मास कितना है, कार्बन के एटॉमिक मास का मतलब कि अगर मैं एक एटम लूँ, एक छोटा सा एटम लूँ कार्बन का, उसका मास कितना होगा, तो वो मैं क्या लिखूँगा, 12 AMU। हाँ, ग्राम या किलोग्राम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे AMU। ठीक है, तो वहीं से क्या किया, 1 AMU को डिफाइन करा, तो 1 AMU कितना हो जाएगा, इन्होंने कहा कि 1 AMU कितना हुआ, डेफिनेशन के हिसाब से 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये 12 है, 1/12। अब कार्बन 12 के मास, अब ये जो C12 है, इसका मास कितना है, 12 में AMU ही है, इंटू 12 कर दिया, तो ये कितना आ गया, 1 AMU ही आ गया। ऐसे करके इन्होंने पहले इसको डिफाइन करा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि 1 AMU क्या होता है, 1/12 मास ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मतलब कार्बन 12 एटम, मतलब जिस कार्बन के एटम का मास नंबर 12 हो, उसका हमें 1/12 करना है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आई। अभी एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, जो कि ये 10th क्लास में आता है, एक टॉपिक मोल कंसेप्ट के नाम से। ये चीज़ हम उसमें पढ़ते हैं डिटेल से, पर यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि ये एक सिंगल लाइन है ना, ये समझ में आ जाए। वरना कई लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ रटवा देते हैं कि इसकी वैल्यू होती है इतनी, पर इसकी वैल्यू इतनी क्यों होती है, आज इसकी फील लेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले एक एक और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। ये जो नंबर है ना, ठीक है, एक नंबर होता है, केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, उसका सिंबल होता है Na, ऐसा। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर एक सिंपल नंबर होता है, इसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना तो कुछ। ठीक है, अभी अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास एक बनाना है, ठीक है, और ये नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। लिख जा भाई, एक सेकेंड, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ऊपर शायद से कुछ ग्लिच हो रहा है। Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब अगर कोई भी चीज़ इतनी है ना, इतने नंबर में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर। जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें कहा कि मेरे पास, और ठीक है, अगर ये कोई भी सब्सटेंस उसका इतने नंबर में होगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर, तो ये इस नंबर का नाम है, पर हम उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, मोल। याद है हमने फंडामेंटल यूनिट्स में पढ़ा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास एक बनाना है, ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास इतने बनाना है, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, पर अगर मैं बोलूँ मेरे पास इतने बनाने हैं, मतलब कितने बनाने हैं, Na बनाना है, एवोगैड्रो नंबर जितने बनाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास एक मोल बनाना है। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल अगर इतने नंबर्स में प्रेजेंट है ना, ये जो है इतने नंबर्स में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये उसका एक मोल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, तो उसका तो ठीक है, एक एप्पल तो है, पर अगर मैं बोलूँ मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक मोल एप्पल है। अब वहीं एक और एग्जांपल, मान लो अभी मैंने कहा कि मेरे पास इतने एप्पल नहीं है, 6.022 इंटू 10⁻23 जितने एप्पल नहीं है, मेरे पास हैं 2 इंटू Na के बराबर, मतलब 2 गुना, ये जो नंबर है ना, इसके 2 गुना एप्पल हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास 2 मोल एप्पल हैं। वैसे ये चीज़ क्लास 10th में आती है, अभी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ ताकि इस वाली लाइन का मतलब बता पाऊँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। अब ये नंबर बहुत खास है, अब ये नंबर खास क्यों है वो बताता हूँ। देखो, साइंटिफिकली मतलब एक्सपेरिमेंटिकली ना, ये प्रूव्ड किया गया कि अगर कोई भी एटम अगर उसके कितने एटम्स, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट है, उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर Na के बराबर ये जो नंबर होता है ना, उतने एटम्स प्रेजेंट हैं,
किसी भी एलिमेंट के, तो उसका मास कितना आता है, उसके एटॉमिक मास जितना आता है, एटॉमिक मास। अब बोलोगे एटॉमिक मास तो क्या था, एक एटम का मास था, पर आपने यहाँ तो इतने सारे एटम्स लिए हैं तब भी उसका मास एटॉमिक मास जितना क्यों आ रहा है। एक ट्विस्ट है, जब हम एक एटम की बात करते हैं ना तो हम उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, AMU में लेते हैं। पर जब हम इसके टर्म्स में, ये जो है ना एवोगैड्रो नंबर, जब हम इसके टर्म्स में एटॉमिक मास की बात करते हैं ना, तब यहाँ पे आ जाता है हमारी प्यारी यूनिट ग्राम। मतलब अगर मैं बोलूँ एक कार्बन एटम का मास कितना है, तो मैं बोलूँगा क्या, 12 AMU बोलूँगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि एवोगैड्रो नंबर जितने, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतने कार्बन एटम का मास कितना है, यहाँ पे 12 तो आएगा पर इसकी यूनिट बदल जाएगी और हो जाएगी ग्राम। समझ में आया, इतना समझ में आया। हाँ, अभी इस लाइन की हम एक और करीब पहुँच गए, अभी बस लास्ट स्टेप है और ये लाइन हो जाएगी क्लियर। ये ऊपर वाली लाइन लिख देता हूँ एक बार, Na atoms is equals to atomic mass in ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास, तो अगर मैंने यहाँ पे एटम लिए हैं तो एटॉमिक मास आएगा, अगर मैं मॉलिक्यूल्स लूँ तो मॉलिक्यूलर मास आएगा कि एक मॉलिक्यूल का कितना मास है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो, अब मैंने बोला 6.022 इंटू 10⁻23 कोई पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एटम दिया हुआ है तो मैं एटम ही यूज़ करूँगा। उसका मास कितना है यहाँ पे, उसका मास यहाँ पे कितना है, कार्बन 12 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 12 का एग्जांपल लेते हैं, 12 ग्राम। ठीक है, अगर मैं Na जितने पार्टिकल्स लूँ, मतलब एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स लूँ, तो उसकी यूनिट यहाँ पे ग्राम में आएगी। पर यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है किलोग्राम में। अब ये अगर मुझे इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 इंटू 1000 ग्राम, यही करूँगा ना। और मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 किलोग्राम लिख सकता हूँ। पर अगर मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करा है तो क्या मुझे यहाँ पे भी करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इंटू 10⁻³ कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैंने इसको 10⁻³ कर दिया इंटू, तो ये क्या है, ये है 10⁻23 और ये है 10⁻3, क्या ये प्लस हो जाएंगे, कल सिखाया था ये, तो क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻26, मतलब इतने अगर पार्टिकल्स हैं तो कितने में आएगा, किलोग्राम में आंसर आएगा। जो कि हमारा इस लाइन से, ये देखो, जो कि हमारा इस लाइन से प्रूव भी हो गया कि अगर 6.02 इंटू 10⁻26 एटम्स हैं किसके, कार्बन 12 के, तो उसका कितने में आया, किलोग्राम में। पर अगर यहाँ पे मैं 26 की जगह 23 कर देता तो क्या हो जाता, ये ग्राम हो जाता। ठीक है, ये चीज़ आ गई, फील आ गई इस चीज़ की। अब आगे बढ़ते हैं, अब बोलते हैं कि हमें एक AMU हमने निकाला कैसे। ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये वाली जो है ना, ये वाली, यहाँ पे हमने किलोग्राम में निकाले ना, हाँ ये वाली जो है ना इक्वेशन, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इस इक्वेशन को लिख लूँ, 6.022 इंटू 10⁻26 इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है 12 किलोग्राम। हाँ, अब देखना, यूनिटरी मेथड सबने पढ़ा होगा। यूनिटरी मेथड क्या है, अगर मेरे पास 10 केले हैं और वो आए कितने में, 100 रुपये में आए, तो एक केला कितने में आएगा, 10 रुपये में आएगा। हाँ पता है ना, ये सब चीज़ें पता है। तो वैसे ही अगर मेरे पास इतने इतने एटम्स का मास इतना है, तो मेरे पास एक एटम का मास कितना हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 12/6.02 इंटू 10⁻26 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई। इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसको, आ गई ना समझ में। अब देखो, पहले एक सेकेंड पीछे से एक चीज़ रिलेट करता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक AMU कितना होता है, एक AMU की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ एक कार्बन 12 एटम, है कि नहीं। हाँ यही लिखा था मैंने, याद है ना सभी को।
1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन 12 एटम की वैल्यू आ गई कि उसका मास कितना है? तो क्या यहाँ से मैं एक AMU निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। अब कार्बन 12 एटम का मास क्या है? क्या ये है जो ये हमने निकाला है? ठीक है, तो लिख देते हैं 12/6.02 इंटू 10⁻26। और यहाँ पे क्या आएगा, किलोग्राम था ऊपर भी यूनिट, ये देखो किलोग्राम थी, यहाँ पे भी किलोग्राम आ गई, यहाँ पे भी किलोग्राम आएगी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इस 12 ने इस 12 को मारा, क्या आ जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻26। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से एक बार चेक भी कर लेना, 1 AMU इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। आ गई वैल्यू। एक AMU हमने खुद पूरा डिफाइन करा, पूरा हमने निकाला है यहाँ से एक एक दे, देखो इस कंसेप्ट से। ये कंसेप्ट वैसे 10th क्लास में होता है, उसके बिना ये चीज़ निकल ही नहीं सकती थी। क्या हमने पूरा कंसेप्चुअली यहाँ तक निकाल दिया इसकी वैल्यू? आ गया कि एक AMU निकालते कैसे हैं। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत हुई होगी तो इसको एक बार फिर से देख लेना, भले ही 1.5x पे या 1.25x पे, जैसी इच्छा हो, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन 24 घंटे खुला ही है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट यूनिट, ठीक है। ये आज के हमारे लेक्चर की लास्ट यूनिट है। वो क्या है, सोलर मास। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या करती थी, याद है पिछले लेक्चर में? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या करती थी, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मेजर करती थी। और इसका मास है सोलर मास। सोलर का मतलब क्या होता है, सन से ही होता है ना, और मास का मतलब मास, मतलब जो सन का मास है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर मास। सोलर मास किसके काम आता है, लार्ज हेवनली बॉडीज, मतलब प्लैनेट्स वगैरह के मास को मेजर करने में। और वहीं इसकी यूनिट क्या होती है, 1 सोलर मास इज द मास ऑफ द सन। और मास ऑफ द सन होता कितना है, 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। सोच रहे हो, मतलब 2 और उसके बाद 30 ज़ीरोस, इतना। ये देखो एक और उसके बाद 30 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इतने किलोग्राम का है हमारा सन। जस्ट इमेजिन करो कितना भारी है हमारा सन, इमेजिन करो। ये होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। अभी अगर ये याद कैसे करनी है तो एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। ये देखो, ये है 2 और ये है 10 का 1, ठीक है। 2 + 1 कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो 10 टू द पावर कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। 3 याद रख लेना, और ज़ीरो तो अब इतनी अकल से लगा देना कि मास बहुत भारी है सन का, जो ज़ीरो भी लगा ही देते हैं एक, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, यूनिट्स ऑफ टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा।